वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सेल बायोलॉजी। इसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। आज स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट सेकंड। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं, तो ये जो सेल बायोलॉजी है इससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो एक कोशिकांग ऐसा होता है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कौन सा होगा? क्या वो कोशिका भित्ति है, क्या वो लवक यानी कि प्लास्टिड है, या डिक्टियोसोम है, या उपर्युक्त सभी हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो कोशिका भित्ति हैं ये पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं, लवक ये भी पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, और डिक्टियोसोम ये भी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हैं। देखो जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है, इस पुस्तक के हमें लेखक बताने हैं। इनके राइटर कौन थे? क्या ल्यूवेन होक थे, या रॉबर्ट हुक थे, या अरस्तु थे, या रॉबर्ट ब्राउन थे। तो जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है उसके लेखक हैं वो जाएंगे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य कला। ये जो कोशिका झिल्ली है इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, इसी को जीव द्रव्य कला कहते हैं। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये मुख्यतः बनी होती है, तो मुख्यतः किससे बनी हुई होगी? क्या ये प्रोटीन से बनी हुई होगी, या लिपिड से, या लिपिड व प्रोटीन की, या कार्बोहाइड्रेट की। तो जो कोशिका झिल्ली होती हैं ये मुख्यतया लिपिड व प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। जो जीव द्रव्य है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है ये बताना है हमें। क्या उसमें प्रोटीन होगा, या जल होगा, या कार्बोहाइड्रेट होगा, या वसा होगी। तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। जो कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल, और ये कब दिया गया था? 1972 ईस्वी में दिया गया था। और किसने दिया था? क्या ये डेनियल व डॉवसन ने दिया था, या रॉबर्टसन ने दिया था, या सिंगर व निकोलसन ने दिया था, या नन। तो हमें बताना है कि जो तरल मोजेक मॉडल है वो किसने दिया था। तो तरल मोजेक मॉडल दिया था सिंगर व निकोलसन ने। और कब दिया था? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है। तो वो कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है उसका मुख्य कार्य हमें बताना है। कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना, कोशिकांगों की सुरक्षा करना, चयनात्मक व अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करना, या उपर्युक्त सभी। तो जो कोशिका झिल्ली है इसका हमें मुख्य कार्य बताना है। तो कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना बिल्कुल सही है। कोशिकांगों की सुरक्षा करना बिल्कुल, कोशिका झिल्ली कोशिकांगों की सुरक्षा करने का कार्य भी करती है। चयनात्मक व अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली के द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना तथा तरल पदार्थों को ग्रहण करना कहलाता है। देखो जो कोशिका झिल्ली है उसके द्वारा ठोस पदार्थों को ग्रहण करेंगे तो उस क्रिया को तो क्या कहेंगे, और तरल पदार्थों को ग्रहण करने वाली जो क्रिया होती है उसको क्या कहेंगे। तो क्या ठोस पदार्थों को ग्रहण करने वाली क्रिया को फेगोसाइटोसिस, और तरल पदार्थों को पिनोसाइटोसिस, या ठोस पदार्थों को पिनोसाइटोसिस और तरल पदार्थों को फेगोसाइटोसिस, ठोस पदार्थों को एंडोसाइटोसिस या तरल पदार्थों को एक्सोसाइटोसिस।
या ठोस पदार्थों को एक्सोसाइटोसिस या तरल पदार्थों को एंडोसाइटोसिस। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसे हम फेगोसाइटोसिस करेंगे, फेगोसाइटोसिस कहेंगे। तो इसमें फेगोसाइटोसिस ये एक ही ऑप्शन है, फेगोसाइटोसिस। और तरल पदार्थों को ग्रहण करना ये हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो किसने कहा है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार? क्या हक्सले ने कहा है, या पुरकिंजे ने कहा है, या वॉन होकल ने कहा है, या नन ऑफ दीज? तो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहने वाले कौन थे? ये हो जाएंगे हक्सले। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? जिसने जीव द्रव्य को 1835 ईस्वी में सारकोड नाम दिया था। देखो, जीव द्रव्य की खोज किसने की और जीव द्रव्य को 1835 में सारकोड नाम दिया था? कौन थे वो? क्या वो डुजार्डिन थे, या हक्सले थे, या पुरकिंजे थे, या रॉबर्ट हुक थे? तो वो कौन थे? वो हो जाएंगे डुजार्डिन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है? तो वो जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, ये हमें बताना है। क्या उसमें जल होगा, या वसा, या प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य नाम किसने दिया? अब देखो, जीव द्रव्य जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया? क्या पुरकिंजे ने दिया, या हुक ने दिया, या श्वान ने दिया, या ब्राउन ने दिया? तो जीव द्रव्य जो नाम है वो जीव द्रव्य नाम दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है। देखो, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक सुमेलित नहीं है, उसको हमें बताना है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग है। जो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग है उनमें आ जाएगा लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। बिल्कुल ये सही कथन है कि जो लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक हैं इनकी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है एकल कलाबद्ध कोशिकांग, और एकल झिल्ली वाले कोशिकांगों में आ जाएंगे लाइसोसोम, गोल्जिकाय, अंतःपरदवी जालिका। तो लाइसोसोम, गोल्जिकाय, अंतःपरदवी जालिका, यह भी बिल्कुल सही कथन है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कला रहित कोशिकांग, यानी कि झिल्ली रहित जो कोशिकांग है उनमें आ जाएंगे एक तो राइबोसोम और एक आ जाएगा तारकांग, ये भी सही कथन है। अंतिम है लवक पाया जाता है। अब देखो, लवक किन किन में पाया जाता है? पादप कोशिका व जंतु कोशिका। गलत कथन हो गया, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए असत्य है? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सा कथन गलत है, ये बताना है हमें। चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से एक कथन गलत हो जाएगा। देखो, कोलिगन ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिगन ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। नेक्स्ट है, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, और इनकी खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। या ऑप्शन ई हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन था कि कोलिगन ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा। बिल्कुल सही कथन है ये कि कोलिगन ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। ऑप्शन बी हो जाएगा अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा है। बिल्कुल ये कथन भी सही है कि अल्टमान के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा गया था। सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले कौन थे?
सी वेंडा, ये कथन भी सही है। इनकी खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। देखो, जो प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहेगा, लेकिन इनमें क्रेब्स चक्कर या सिट्रिक अम्ल चक्कर पाया जाता है। इनमें क्रेब्स चक्कर की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने के कारण उनमें क्रेब्स चक्कर होता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, फिर भी इनमें क्रेब्स चक्कर यानी कि सिट्रिक अम्ल चक्कर पाया जाता है। अब ये जो क्रेब्स चक्कर होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये कहाँ पर संपन्न होता है ये हमें बताना है। क्या राइबोसोम पर होगा, या मीजोसोम पर होगा, या लाइसोसोम पर होगा, या अनुपस्थित रहती है? या ये जो क्रेब्स चक्कर की क्रिया है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें क्रेब्स चक्कर की जो क्रिया होती है वो मीजोसोम पर संपन्न होती है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है? देखो, किसे हम ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस के नाम से जानते हैं? केंद्रक को, या केंद्रिका को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम को? तो ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन थे? अल्टमान। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्कर की क्रिया संपन्न होती है। अब देखो, क्रेब्स चक्कर की क्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग पर क्रेब्स चक्कर की क्रिया संपन्न होगी? क्या मैट्रिक्स में संपन्न होगी, या क्रिस्टी पर, या बाह्य झिल्ली पर, या अंतः झिल्ली पर? तो जो क्रेब्स चक्कर की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में एटीपी का निर्माण होगा? क्या मैट्रिक्स में होगा, या क्रिस्टी में होगा, या F1 कण जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं, या बाहरी झिल्ली पर होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग पर एटीपी का निर्माण होगा? तो ये हो जाएगा F1 कण यानी कि ऑक्सीसोम। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मानव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है? देखो, कौन सी ऐसी मानव कोशिकाएं होती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है मानव कोशिकाओं में? ऐसी बताना हमें। क्या वो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, या वो लाल रक्त कोशिकाओं में, या WBC में, या यकृत कोशिकाओं में? तो कौन सी ऐसी मानव की कोशिकाएं हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं RBC, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज का अंतिम क्वेश्चन, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित है या किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? देखो, हमें बताना है कि किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। वो डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो केवल केंद्रक में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में, और उपर्युक्त सभी में। तो किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो अपना स्वयं का डीएनए हो जाएगा केवल केंद्रक में, तो केंद्रक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना स्वयं का डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में भी अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे मैं अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।